I'm Dipali Gupta and I'm pleased to welcome you all in today's program. हर हफ्ते की शाम हमें कुछ नया सिखा जाती है, कभी गज़लें तो कभी कविताएं सुना जाती हैं। कहानियों के साथ साथ जिंदगी का मतलब बता जाती हैं और यह शनिवार की शाम लेखक के नाम हो जाती है। इंदिरा पब्लिशिंग हाउस प्रेजेंट्स वीकली कॉन्वर्सेशन शनिवार की शाम लेखक के नाम। This is where you meet different authors of Indira Publishing House. So let's see who's checking in today with us on this very special journey. He is the author of 2 books, Shankargarh Diaries 1 and किस्से कहानियां भी कैसा मजाक करते हैं, an anthology of English and Hindi poetries, जिन पर हम आज चर्चा करेंगे. So I welcome Dr. Shiladitya Verma ji from UAE. You're welcome, Hello sir. everyone. Hello, thank you so much. Hello everyone. Good Yeah. afternoon and good evening. हाँ, तो दर्शकों में बताना चाहूंगी सर ये बुक्स लिखी हैं, ये बुक है एंड नेक्स्ट वन इज दिस शंकरगढ़ डायरीज 1. So now I would like to give a short introduction about the author. Dr. Shiladitya Verma is currently working as a faculty business in higher colleges of technology in United Arab Emirates, where he lives with his wife Purvi and his 2 lovely children Gayatri and Kabir. His father is Sri Rajiv Verma ji, who is a renowned film, television and theatre artist, and his mother Srimati Rita Verma ji, who is a renowned theatre artist. He has done MA in drawing and painting and psychology, MPhil management and doctorate in applied economics and business management. Apart from writing, he is also deeply passionate about painting, reading and theatre. He has participated in several solo and group exhibitions all across India and abroad, and has taken part in several theatre drama presentations. So it's really a great honor to have you today with us. So Thank you so much. let's start. Honor is all mine. Yeah, sir. So let's start. तो सर जैसे कि आपकी बुक है किस्से कहानियां भी कैसा मजाक करते हैं, इस काव्य संग्रह में आपने हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में कविताएं लिखी हैं, तो इसकी कुछ कविताएं आप हमारे सामने प्रस्तुत करें, दर्शकों को सुनाएं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सबसे पहले तो मैं आप सबका आभारी हूँ और इंदिरा पब्लिकेशंस का, जिन्होंने मुझ जैसे राइटर को मौका दिया अपनी किताब छपाने का। तो अगर हम जो पहली पुस्तक जो थी जो 2017 में निकली थी, किस्से कहानियां भी कैसा मजाक करते, इसके बारे में बात करूँ तो इसमें लगभग 38 कविताएं थी, 25 इंग्लिश की थी और 13 हिंदी की थी, और अलग अलग विषयों पे थी, अलग अलग सब्जेक्ट्स पे थी ये कविताएं। और जी जो प्रोसेस थी पोइट्री लिखने की, उसको थोड़ा मुझे बहुत मजा आता है, क्योंकि जो भी आसपास हो रहा है, जो भी मैं महसूस कर रहा हूँ, अगर उसको मैं शब्दों के थ्रू कविता में डाल सकूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो भी करना चाह रहा हूँ वो सार्थक हो रहा है। तो जैसे मैं एक कविता सुनाना चाहूंगा आप लोगों का। इस कविता का शीर्षक है बस स्टॉप। रोज सुबह बस के इंतजार में कई जिंदगियों को अपने आप से रूबरू होते हुए देखा है मैंने। कुछ जुल्फों का फिर से संवरना, जूतों का पतलूनों से घिसकर फिर से साफ हो जाना, सुबह के बासी अखबार में फिर से खबरों में अपने आप को खोना, कभी सड़क की ओर तो कभी घड़ी की ओर नजरों का उठना, उठकर फिर शून्य में खो जाना। रोज सुबह बस के इंतजार में कई जिंदगियों को अपने आप से रूबरू होते हुए देखा है मैंने। बटुए को खोलकर फिर से खगोलना, एक हाथ पुराने बिल, कुछ तनख्वाह के बचे हुए हिस्से, एक जवानी के दिनों का फोटो और एक पुराना कोनों से फटा हुआ फैली हुई स्याही से लिखा हुआ खत, और कुछ सिक्कों की बेसुरी सी खनखनाहट से अपने अंदर के सन्नाटे को छुपाने की नाकाम सी कोशिश करना। रोज सुबह बस के इंतजार में कई जिंदगियों को अपने आप से रूबरू होते हुए देखा है मैंने। वो मोबाइल के पुराने मैसेज पढ़कर फिर से मंद मंद मुस्कुराना, वो आए हुए, किए गए और मिस हुए कॉलों को फिर से ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर देखना, कई बार किसी नंबर को अलग अलग तरीके से ढूंढना, उस नंबर पे हल्के से उंगलियां फिरते हुए पुरानी याद में खो जाना। रोज सुबह बस के इंतजार में कई जिंदगियों को अपने आप से रूबरू होते हुए देखा है मैंने। घर का किराया, बिजली का बिल,
परचून वाले की उधारी, बच्चों के फीस, बाप की दवाई, माँ का चश्मा, साले की शादी का तोहफा, बैंक की ईएमआई के हिसाब किताब में हर महीने की तरह इस महीने भी बीवी के साथ पिक्चर ना जा पाने के नए बहाने सोचना। रोज सुबह बस के इंतजार में कई जिंदगियों को अपने आप से रूबरू होते हुए देखा है मैंने। जैसे जंग के पहले सैनिकों की पेशानी पर कई परेशानियों के पसीने की कुछ बूंदें जमा हो जाती होंगी, वैसे ही आती हुई बस को देखते हुए फिर से जिंदगी को आज फिर से लड़ने भिड़ने के लिए अपने आप को मना लेना। अपने आप से एक खामोश सा सहमा हुआ सा समझौता कर लेना कि कल कल की सुबह आसमान पर शायद कोई नया रंग बिखेर देगी जिंदगी, कल शायद कोई नया मोड़ ले लेगी। आज की परेशानियों के पसीनों की बूंदें कल बर्फीले पहाड़ियों से ठंडक देगी। पर पर ये सब कल होगा। आज बस का इंतजार खत्म हुआ। आज फिर से आधे लटके हुए अपने आप को और अपनी जिंदगी को संभालते हुए अपनी रोजमर्रा की मंजिल की ओर बस के धुएं के धुंध में अपने आप को खोते हुए निकल जाना है। रोज सुबह बस के इंतजार में कई जिंदगियों को अपने आप से रूबरू होते हुए देखा है मैंने। ये मेरी बहुत कविता बढ़िया थी। सर। हाँ, बहुत थैंक यू बढ़िया। सो मच। हाँ, वाकई आपने अपनी अनुभूतियों को बहुत ही कलात्मक रूप से अभिव्यक्त किया है। मजा आ गया सर सुनने में, बहुत अच्छे से आपने रिसाइट की पोयम। थैंक यू सो मच। हाँ, तो मैं जानना चाहूंगी कि आप इन पुस्तकों को लिखने के लिए कैसे प्रेरित हुए, मतलब क्या मोटिवेशन है आपका इन बुक को लिखने के पीछे और क्या उद्देश्य है आपका? देखिए, बचपन से मैं कुछ ना कुछ लिखता रहा हूँ और ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है जिसको मैं फॉलो करता हूँ। कुछ ना कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, चाहे वो एब्स्ट्रैक्ट में हो या चाहे वो रियलिटी में हो, वो अगर मुझे टच कर जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि इसके बारे में कुछ लिख सकते हैं या इसको प्रकट कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, तो मैं लिखता हूँ। तो ऐसा कुछ सब्जेक्ट चुनने का मेरा कुछ तरीका नहीं होता। ज़्यादातर मुझसे कहा गया कि मेरी जो पोएम्स हैं वो थोड़ी सी नेगेटिव होती है या रिमोर्स वाली होती है, सैड होती है, और मुझे उस प्रोसेस में मज़ा आता है और कोशिश ये रहती है कि कहीं ना कहीं राइमिंग की स्कीम भी मैं उसमें लगाऊं। ओके, तो आपको बुक राइटिंग में इंटरेस्ट कैसे आया? मतलब क्या बचपन से ही आपको शौक था बुक राइटिंग का, या आपने अपनी फैमिली में किसी को देखा लिखते हुए, ऐसा कुछ है क्या? देखिए, बचपन से मुझे लिखने का शौक जो था, लिखने या पढ़ने का शौक तो रहा ही है। और सबसे बड़ा इसका मैं जिसको आइडलाइज करता हूँ वो मेरे नाना थे, स्वर्गीय श्री तरुण कुमार ओके। भादुरी जी, जो लेखक थे, पत्रकार थे। तो उनके कारण मुझे पढ़ने की बहुत आदत पड़ी और उन्हीं उन्हीं कारण पढ़ने के साथ साथ लिखने की आदत पड़ी। और वो मेरे सबसे पहले सब चीज़ें देखते थे, कहाँ गलतियाँ हुई उसको मार्क करते थे। मतलब मुझे याद है कि जब मैं छोटा था और ग्वालियर में हॉस्टल में रहता था, तो जब मैं उनको चिट्ठी लिखता था और जो रिप्लाई करते थे उसमें ये रहता था कि वो 2 लाइन तो वो अपनी चिट्ठी उन्होंने लिख दी, उन्होंने जो भी हालचाल अपना बताया, बाकी मेरी चिट्ठी की फोटोकॉपी रहती थी और उसमें कहाँ मेरी ग्रामर की मिस्टेक है, स्पेलिंग की मिस्टेक, वो मार्क रहती थी। तो वो एक वहां से वहां रहा और उन्होंने मुझे बहुत ही प्रमोट किया, प्रेरित किया। और उनके थ्रू उस टाइम जब मैं छोटा था तो जो लोकल अखबार थे उसमें कभी एक पोएम छप गई या कभी छोटा आर्टिकल छप गया। और उसके अलावा माँ बाप ने बहुत प्रेरित किया मुझे, मेरे फादर और मुझे, हम दोनों को बहुत पढ़ने का बहुत शौक है, तो हम लोग डिस्कस भी करते थे क्या पढ़ रहे हैं। मम्मी है, मम्मी इंग्लिश की टीचर रही हैं, तो फिर उससे भी एक थोड़ा सा हेल्प मिला। तो ओवरऑल माहौल पूरा घर पे वही था कि पढ़ने लिखने का और साहित्य का। बढ़िया सर, ये वाकई आपकी राइटिंग स्टाइल भी बहुत अच्छी है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपने लिखा है, जी जी जी, थैंक जो यू। मतलब एक आम आदमी पढ़ेगा तो समझ में आएगा उसे। जी जी। तो सर अब बात करेंगे आपकी बुक शंकरगढ़ डायरीज की। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि शंकरगढ़ कहाँ है? जी, शंकरागढ़ जो है ये एक हाँ। काल्पनिक शहर है, काल्पनिक गांव है। ओके। तो इसको उसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि ये है कि इसको कहीं मैंने मध्य प्रदेश के पास, इंदौर के पास इसको बसाया है एक तरीके से। और अच्छा। जैसा मैंने कहा ओके। ये काल्पनिक काल्पनिक ही है। तो इसमें छोटा सा गांव है जिसमें एक मेन रास्ता है और सारे जो घर है उसके आसपास ही घर है। और जो अच्छा। कहानियां जो बनी है वो इन्हीं लोगों की जो उन घरों में रहते हैं, कैसे रोजमर्रा की जिंदगी अपनी गुजारते हैं, उस पे बेस्ड है। और एक मंदिर है, एक नदी है वहाँ, और एक पेपर की मिल है। तो सभी ओके। लोग या तो पेपर की मिल में काम कर रहे हैं या किसी की परचून की दुकान है या मंदिर से कोई रिलेशन है, तो इस तरीके से। और उन्हीं की स्टोरीज, उन्हीं का ताना बाना है, अच्छा अच्छा। हाँ हाँ। कैसे वो क्रिएट करते हैं। ओके। और सर जैसे कि हर बुक का कवर कुछ कहता है, तो इस बुक के कवर के बारे में हम जानना चाहेंगे, आपने क्या प्रेजेंट करना चाहा है इस कवर के थ्रू?
देखिए, ये इसका कवर और इसके पहले वाली दोनों पुस्तक का जो कवर है, मेरी ही पेंटिंग्स हैं ये, जिनका मैंने कवर बनाया है। तो हाँ इसमें अगर आप ये वाला जो बुक है, शंकर अगर डायरीज 1, इसका हाँ जो कवर है, इसमें आप देखिए, अगर दो ग्लोब्स बने हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये हाँ। जिंदगी के दो पहलुओं को दिखा रहा है। ओके ओके, हाँ, तो 2 कहीं ग्लोब ना बने सर। हाँ जी, तो कहीं ना कहीं ये हाँ दो पहलुओं को दिखा रहा है। एक जो जिसमें आपको खुशी रहती है, रिमोर्स रहती है, रेड जो है हाँ। लव और पैशन को दिखाता है, और कहीं ना कहीं अच्छा। ब्लैक जो है वो डार्कनेस को दिखा रहा है। हमारे अंदर जो है, ओके कोई भी आदमी 100% सच्चा नहीं होता। तो उस तरह की चीजों का जो ह्यूमन इमोशंस है, उसको मैंने प्रेजेंट करने की कोशिश की। ओके। ये बाकी दोनों कवर बहुत अट्रैक्टिव है। ये भी एंथोलॉजी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी पोएट्रीज, इसमें भी आपकी पेंटिंग है ना सर? जी जी, मेरी पेंटिंग हाँ है। हाँ, ये बहुत अट्रैक्टिव है दोनों कवर्स की पेंटिंग थैंक आपके। यू सर। यू आर रियली मल्टी टैलेंटेड है। अरे, जैक ये ऑफ ऑल वाकई। ट्रेड्स, मास्टर ऑफ नो नन। नो। तो सर हम जानना चाहेंगे कि शंकरगढ़ डायरीज में आपने किस तरह से प्रस्तुत करी, इसकी कहानी के बारे में या बुक के बारे में कुछ बताया हमें? जी, इसमें 3 स्टोरीज हैं। शॉर्ट स्टोरीज का मेरा ये पहला वो था। हाँ इसमें 3 स्टोरीज है। पहली हाँ। स्टोरी है सोलमेट्स, दूसरी स्टोरी है सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू योर हेल्थ, हम्म। और थर्ड स्टोरी है इवनिंग वॉक। तो ओके। इसमें जो बाकी 2 स्टोरीज है, सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू माय हम्म। हेल्थ एंड इवनिंग वॉक, ये कपल्स के बारे में है। एक तो कुछ लोगों के बारे में जो वहाँ पेपर मिल्स है उसमें काम करते हैं। तो एक जो कहानी अच्छा। है, थोड़ी सिगरेट स्मोकिंग इंजूरियस टू माय हेल्थ, थोड़ी सी मिस्टीरियस है। एक आदमी है जो रात को देर तक ऑफिस में काम कर रहा है, और हम्म। जब वो निकलता है तो उसको इस तरह की अनुभूति होती है कि ऑफिस में उसके अलावा भी कोई और है, जबकि वो अकेला था। तो शायद वो भूत था या किसी की आत्मा थी, तो इस तरह का कुछ वो है। और ओके। इवनिंग वॉक जो है वो एक मिडिल एज्ड कपल है, जिनके जो आदमी है वो ऑफकोर्स पेपर मिल्स में काम करते हैं, और हम्म। हस्बैंड वाइफ का जो एक मजाकिया तरीके से जो जो ताना बाना चलता रहता है, उसके ऊपर है कि भाई ओके। मोहब्बत भी है, नोक झोंक भी, उस तरह की चीज है। हम्म। और जो मेन स्टोरी है सोलमेट्स, ये एक दो लोगों की है। दो यंग लोग हैं जो बचपन में कहीं, जिससे कहते हैं ना कि एक दूसरे के साथ खेले हैं, बड़े हुए हैं, और फिर अपनी अपनी राह इन्होंने पकड़ ली है। इनके पेरेंट्स अभी भी शक्करागढ़ में रहते हैं। जो लड़का है वो लंदन में है, और लड़की जो है वो शक्करागढ़ के बाद, जैसे मैंने कहा, इंदौर शहर वहीं है। तो वहाँ वहाँ वो पढ़ रही है या नौकरी कर रही है। और कहीं ना कहीं पेरेंट्स जो हैं वो चाहते हैं कि इन दोनों की शादी हो जाए। और इसी दौरान लड़की जो है, उसके पेरेंट्स ने अभी तक उनसे बात नहीं करी, पर लड़की के मन में भी कुछ इस तरह की फीलिंग्स आने लगती है कि भाई ये लड़का अच्छा है, पर वो जानती है कि पता नहीं क्या होगा। और जो लड़का भी है वो भी लंदन से पहले बहुत दिनों बाद वापस आ रहा है। उसके मन में भी कुछ तरह की फीलिंग्स है, कहीं ना कहीं भी बातचीत हम्म। में उस लड़के का नाम निकल रहा हम्म। है। पर हम्म। उन दोनों लड़का लड़कियों को नहीं मालूम उनके पेरेंट्स उस बारे में क्या सोच रहे हैं। और ये पूरी स्टोरी में मैंने थोड़ा सा अलग तरीके से मैंने डील किया है कि एक ही सिचुएशन हम्म। को दो लोग अलग तरीके से कैसे महसूस करेंगे। जैसे कि अगर ओके। मैं कोई हाँ। बचपन का इंस्टेंस बता रहा हूं, तो लड़की का पहलू क्या था उस इंस्टेंस को लेके, और उसी पहलू का लड़का क्या सोच रहा था उस बारे में। तो कहीं ना कहीं जब आप स्टोरी पढ़ेंगे तो ये आता है कि जो हमारी स्टोरी की नायिका है, वो इस बारे में सोच रही है, और उसी समय वो लड़का भी सोच रहा है, पर वो अलग अलग एंगल से सोच रहा है, उसी एंगल, उसी स्टोरी को लेके। ओके। तो उस तरीके से मैं बढ़ाई है। इसका पार्ट 2 भी आने वाला है, इसके बारे में भी मैं लिख रहा हूँ। अच्छा। तो वो ओके। अभी जल्दी ही आएगा। ये है। अच्छा। सर आपकी लिखी सभी कविताएं एकदम दिल को छूने वाली हैं, जो आप अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं। तो सर आपने इन विषयों को कैसे चुना? अब जैसे मैंने पहले भी कहा कि ऐसा कुछ नहीं, कोई विषय भी कुछ भी हो सकता है। अगर वो मुझे ऐसा लगता है कि इस पे कुछ कर सकते हैं, तो वो होता है। चाहे वो एब्स्ट्रैक्ट हो या रियलिटी वाला हो, या तो यूजुअली रोजमर्रा की जिंदगी से कुछ ना कुछ विषय निकल आते हैं, या फिर कभी टीवी पे कुछ देख रहे हैं या कुछ अखबार में पढ़ रहे हैं तो कुछ विषय निकल आया, तो उस पर कविता बनाने की कोशिश करता हूँ। या फिर ओके ओके। किसी का कोई इवेंट हो या किसी के बारे में कुछ हाँ बायोग्राफी पढ़ी हो, तो उस पर भी लिख लेता हूँ। हाँ। है। तो वाकई में आप एक बहुत ही बहुमुखी प्रतिभा के धनी रचनाकार हैं, और आपने बेहद रोचक और संवेदनशील रूप से प्रस्तुत की है अपनी सारी कविताएं। आपका लेखन बहुत थैंक यू अच्छा सो लगा मच। आपको। तो सर वर्तमान में भी क्या आप कुछ लिख रहे हैं? हाँ, मतलब अभी अभी मैं फ्यूचर में कौन कौन सी बुक्स हमें आपकी पढ़ने को मिलेंगी, इस बारे में बताएं कुछ।
एक मैं पोइट्री के ऊपर काम कर रहा हूँ, तो अभी उसमें लगभग 18 कविताएं कंप्लीट हो गई हैं, इंग्लिश में ही Okay. रहेगा। और वो मोस्ट प्रोबेबली मैं नेक्स्ट ईयर उसको मैं बुक निकालूंगा। और एक शॉर्ट स्टोरीज Okay. पे भी काम कर रहा हूँ मैं, इंग्लिश में ही है शॉर्ट अच्छा स्टोरीज। अच्छा अच्छा। उसमें ओके। 7-8 स्टोरीज हो चुकी हैं अभी तक। हाँ मेरी प्रोसेस एक्चुअली थोड़ी सी बहुत स्लो है, कोई ऐसा नियमित टाइप से नहीं है कि भाई आज शाम को 2 घंटे बैठ के लिखना है। तो ओके। अभी जैसे 3-4 महीने से मैं कुछ नहीं लिख पाया हूँ सर। या अच्छा। तो राइटर्स ब्लॉक करेंगे, कुछ करेंगे, तो जब वो निकलना होता है तो वो एक साथ निकल जाता है। और कभी तो ओके फिर ओके। जैसे मैंने कहा 3-4 महीने से कुछ हो नहीं पाया अभी तक। हाँ। ओके। तो सर मैं भी एक पोयम पढ़ के सुनाना चाहूंगी, इसमें से मेरे को बहुत अच्छी जी लगी पोयम आपकी। माँ। जी जी वो तवे से निकलती गर्म रोटियां बड़े प्यार से परोसना, परेशानियों को झट से दूर कर देना। वो साहिल पर जूझते हुए मेरी टूटी हुई नाव को बड़े प्यार से किनारे पर ले आना। माँ, तेरी बड़ी याद आती है। वाकई सर बहुत टचिंग है आपकी लिखी ये पोयम, और वाकई सारी पोयम्स ही इनफैक्ट बहुत बढ़िया, एकदम थैंक यू सो मच। परफेक्ट। थैंक यू। ये मेरी तो मदर की भी फेवरेट हाँ, पोएम है। और एक खास बात यह है कि आपके सब पोयम्स में स्केचेस भी बने, लेकिन इसमें माँ है तो ये फैमिली किसी स्केच जी बना जी हुआ है जी जी इसका। जी जी हाँ, तो ये वाकई में बहुत इंटरेस्ट आता है। पोयम में स्केचेस भी बने हैं जी साइड में, तो मतलब इंटरेस्ट क्रिएट होता है पढ़ने में। तो मैं चाहूंगी कि आप भी अपनी पसंदीदा कुछ कविताएं सुनाएं हमें, जी जी जी। इंग्लिश और हिंदी बोथ। हाँ, तो इंग्लिश सुनाऊं कि हिंदी सुनाऊं, पहले कौन सी सुनाऊं? पहले इंग्लिश सुनाइए सर, फिर हिंदी। जी, इंग्लिश की मैं सुना रहा हूं एक। हाँ। द मैड मैन एट द ट्रैफिक सिग्नल। Sometimes through the half open window of my car, often I see him standing, not so far, covered with stained, worn out rags, some odds and ends filled in some old bags. Sometimes gazing at some distant star, or at times searching some long lost scar. Sometimes fighting an invisible war, or at times talking to himself as if he's too far. Long, unbrushed, entwined hair, an old wooden box is his lair. There are many untold stories hidden in his blank eyes. He's constantly searching for his maker in the skies. Some say once he was a rich man. He had a house, a car, a perfect life's plan. A beautiful wife he loved like none. 2 children, one daughter and a son. A very happy life they led. They were the best, some even said. A beautiful house the wife had kept. No sorrows, always a smile. Never she had wept. The daughter was of marriageable age. They had found a nice man with whom she was bound to engage. The son had just crossed his teens. His father's kind nature was in his genes. Business was good as he worked very hard. Being happy and content was his only reward. Sometimes on Sundays, he loved to cook, either a recipe of his mother's or from some old book. Sometimes a picnic, sometimes a holiday, sometimes just near the lake or someplace far away. He couldn't have asked for more. Life couldn't be better. Nothing could happen to them as long as they all were together. Once, he had to go out of town for some business to attend. He had promised that he will be back before the day's end. Morning, they all had a lovely breakfast before he left in his car, memory of which now is etched in his mind as an eternal scar. There was a fire so huge that it engulfed all, burned down everything, big or small. Wife in the kitchen, son in his room, daughter in front of the mirror trying her wedding costume. Some say it happened too suddenly. They were all very young. It was so unfair, too early. Faulty electric line, the gas that leaked, the awful stench of blood, bone, and wood everywhere now reeked. When he came home late that evening, he found a big crowd that was grieving. People tried talking to him, some tried consoling. He just kept on staring at the house and silently sobbing. Next day, as he started collecting their ashes, the life story in his eyes moved in misty flashes. He put his wife, daughter, and son and some of the house in an urn and left for some faraway place, never to return. It's been ages now and many years. Hearing the story still moves many. Many get tears. You can at times still see him somewhere, taking care of that urn with utmost care.
Sometimes through the half-open window of my car. Often I see him standing, not so far. Sometimes he loudly laughs. Sometimes he silently cries. Some distant memory makes him giggle. He is just a madman at the traffic signal. तो ये कविता हाँ, थी बढ़िया मैडमैन सर। एट हाँ ट्रैफिक सिग्नल। हाँ, थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया सर। हाँ, और भी सुनाए सर, हिंदी में, आप इंग्लिश में, जो भी आपको जी बहुत जी पसंद है। पोएम्स तो सारी आपने बहुत अच्छी लिखी, लेकिन कुछ होंगी पोएम्स जो आपके फेवरेट होगी, तो वो हाँ हम हाँ सुनना ऑफ चाहेंगे। कोर्स। हाँ चलिए एक थोड़ा सा अभी तक थोड़ा सैड वाला हो गया, थोड़ा मजेदार एक कोशिश करता हूँ। हाँ एक न्योता आया है, एक न्योता आया है, आज सुबह डाकिया लेकर आया है। ब्याह है किसी का, सब परिवार बुलाया है, लाल सुनहरे शब्दों में निमंत्रण छपवाया है। सर, और क्या आप और भी कोई पोएम सुनाना चाह रहे हैं सर? जी जी बहुत सारी है मेरे पास तो। हाँ हाँ सर। चलिए इसी किताब में से एक और सुनाता हूँ जो मुझे बड़ी अच्छी लगती है। ये थोड़ी हाँ सर, सी ये आपकी पोएम सुनी ने तो मजा आया, तो लग रहा है कि और सुने पोएम। थैंक यू ये थोड़ी सी लंबी है। हम्म, इसका है शीर्षक मेरे घर के सामने का खाली वीरा मैदान। और मजेदार बात यह है कि जो अगली बुक मैं पोएट्री की आ रहा हूँ उसमें इसी का इंग्लिश ट्रांसलेशन भी है मेरे द्वारा किया ओके। हुआ। अच्छा अच्छा। मेरे घर के सामने का खाली वीरा मैदान, एक जमाने में वहां बड़ी हरियाली थी, कई तरह के फल फूल लगा करते थे, कई छायादार वृक्ष भी थे। सुबह सुबह चिड़ियों की चहचहाहट से सारा वातावरण गूंज उठता था। दूर पहाड़ियों से सूरज सबसे पहले इसी मैदान पर झांकता था। ओस की सबसे पहली बूंद भी इसी मैदान पर पड़ती थी। तितलियों के पीले नीले हरे झुंड यहां वहां उड़ते हुए दिख जाते थे। पतियों के काम पर जाने के बाद कई घर की महिलाएं अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ या फूल चुनने और बातें बुनने आती थी। बातों बातों में ही कोई एकाध मायके का किस्सा या सास का गुस्सा, पड़ोस का प्रलाप, बच्चों की शिकायत, कोई नानी दादी का नुस्खा, सूखते पापड़ से करेले की सब्जी तक सब यही होता था। कभी कभार कोई दबी हुई आवाज में हल्की से शर्माती हुई हंसी के साथ पति की कोई शरारत का अफसाना सुना देता था। बच्चे तितलियों टिड्डों के पीछे बच्चे तितलियों और टिड्डों के पीछे यहां वहां दौड़ते फिरते थे। फूलों के बीच परियों की कहानियां ढूंढते रहते थे। पेड़ों की झुरमुट के बीच पत्तियों से गुजरती हुई सूरज की चिलमिलाहट करती हुई रोशनी में, उड़ते हुए धूल के छोटे छोटे बादलों में कई किस्से गड़े सुनाए जाते थे। छोटे हाथ से एक आंख बंद कर कर निशाना साध के फल गिराए जाते थे। मां के पुकारने पर अभी आए कहकर फिर भाग जाया करते थे। शाम होते ही जो बच्चे सुबह स्कूल गए थे वो धीरे धीरे जमा होने लगते थे। कहीं गुल्ली डंडा, चोर पुलिस, पिट्टू, सितोलिया, पुशप्पा, पकड़ पकड़ाई, विषमृत, आंख बिचौले चल रहा होता, तो कहीं क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, खो खो या कबड्डी की टीमें तैयार हो रही होती। ध्यानचंद, गावस्कर, अजहरुद्दीन, पिल्लई, पीके बैनर्जी सब यही तो थे। बच्चों के शोरगुल में, चिड़ियों के घर लौटने में, सूरज के धीरे धीरे डूबने में, गर्म चाय के साथ बिस्कुट को डुबोने में, एक एक कर घरों की लाइटें जलने में, हर घर से आती ताजी रोटी की खुशबू में, कहीं पड़ रही किसी बच्चे को पिता की फटकार में, तो कहीं से आती हंसी की फुहार में, सब अपने लगते थे। पॉलिटिक्स और क्रिकेट पर रोजमर्रा के चर्चे, दफ्तर की परेशानी, कर्ज में दब रही जवानी, परीक्षाओं के दिनों का तनाव, कहना कि एक ना एक दिन होगा इस देश में बदलाव, अचार का घर घर जाकर बंटना, वो नाना और दादाओं को डांटना, सब अपने लगते थे। यही तो मजली दीदी की शादी हुई थी। वो उधर शामियाना सजा हुआ था और यहाँ बावर्ची गर्मा गर्म पूड़ियां तल रहे थे। हर जगह फूल और टिमटिमाती लाइटें लगी हुई थी। मेहंदी वाली लड़कियां तो एक दिन पहले ही आ गई थी। जबलपुर वाले मामा जी का परिवार शर्मा अंकल के घर पे रुका हुआ था और नागपुर वाले कक्का जी का तिवारी अंकल के यहाँ। हर घर में कोई ना कोई था, जैसे सिर्फ हमारे घर की शादी ना हो, पूरे मोहल्ले की हो। जीजा जी सफेद घोड़े पर एक राजकुमार जैसे लग रहे थे। पिताजी ने कोई कमी नहीं छोड़ी थी और ना ही छोड़ा था अपना प्रोविडेंट फंड। सब खुश थे उस दिन। विदाई पर पूरा मोहल्ला रोया था। और रिटायरमेंट के एक साल बाद जब पिताजी चले गए थे, तब भी इसी मैदान पर सब आने जाने वालों की व्यवस्था की थी। वो उधर वहां एम्बुलेंस खड़ी थी। बड़ी दीदी को शायद रस्तोगी जी का लड़का बिट्टू स्टेशन से लेकर आया था। मछली दीदी और जीजा जी को मुन्ना बस स्टैंड से लवा लाया था। पिताजी को ले जाते वक्त पूरा मोहल्ला साथ गया था। सब लोग शाम तक वहीं रुके। मुझे एक वक्त भी किसी ने अकेला नहीं छोड़ा। पूरे 13 दिन हमारे घर चूल्हा नहीं जला था। कुछ दिनों तक किसी घर से शोर या गुल सुनाई नहीं दिया जाता था। बच्चों ने उन दिनों मैदान में खेल भी कम कर दिए थे। मातम मेरे घर ने नहीं, पूरे मोहल्ले ने बनाया था। आज आज ये मैदान खाली है, वीरान है।
जहां कभी हरे भरे दरख्त हुआ करते थे, अब वह सिर्फ उनकी परछाई रह गई है। अब चिड़ियों की चहचहाट सुनाई नहीं देती, फूलों की खुशबू नहीं आती, बच्चों की खेलने की आवाज नहीं आती। आती है, आती है तो हर तरफ मोटरों और गाड़ियों की बेसुरी सी आवाज। दिखाई देता है तो आसमान को चीरता हुआ फैक्ट्रियों का धुआं, और धीरे धीरे मरुस्थल होता हुआ मैदान, चिलचिलाती हुई धूप, पिघलता हुआ जीवन, अजीब सी बेचैनी, खाली वीरा सा मन। मेरे घर के सामने अब बस है एक खाली वीरा मैदान। बहुत खूब सर, वाकई पुरानी यादें सब ताजा कर दी आपने। थैंक यू। बहुत अच्छे से आपने सुनाया है। तो सर जैसे कि आपने इंदिरा पब्लिशिंग हाउस से बुक पब्लिश कराई है, तो जी आपके जी, क्या अनुभव रहे, इस बारे में कुछ बताएं बड़े आप। बड़े अच्छे अनुभव रहे। मनीष जी को तो मैं पहले से ही जानता था, तो Okay. उन्होंने बड़ा गाइडेंस दिया, बड़ा हेल्प किया। और ऑफ कोर्स आपके यहाँ के जो प्रमोद जी हैं, उन्होंने पूरा हेल्प किया मुझे पूरा सेट करने में। तो बड़ा हाँ मजा आया। एक तो पहला एक्सपीरियंस था मेरा, और हाँ पहली बुक के समय तो ऑफ कोर्स वो लगता भी है कि एक्साइटमेंट एक अलग तरह की रहती है। और सेकंड बुक तो ऐसा लगता रहा है कि मैं अभी आपके परिवार का ही हिस्सा हूँ, एक्सटेंशन हूँ। तो हाँ, बड़ा सही अच्छा बोल रहे लगा, सर, बड़ा एकदम अच्छा। सही बोल रहे हैं। हाँ, हाँ जी जी। तो बड़ा अच्छा माहौल है वहाँ, और हाँ ऑफ कोर्स साथ में सीखने को भी मिलता है बहुत कुछ, क्या हाँ चीज सर, कैसे वाकई में। करनी चाहिए, कैसा सेटिंग रहती है। नहीं तो हम एक तरफ टेबल के इस तरफ, हम तो बस ऐसा लगता है कि लिख दे अपना, जो भी हम लिखते हैं, बुक लिख रहे हैं या पोएट्री लिख रहे हैं, पर उस वो किस तरीके से ऑडियंस को लगेगी, किस तरह से प्रेजेंट होगी, वो सब चीजों के बारे में बड़ा अच्छा मनीष जी के सुझाव रहते हैं, तो अच्छा लगता है बड़ा। हाँ अनुभव सर। तो मेरा बड़ा अच्छा अच्छा रहा है। नहीं, वाकई सर। तो सर मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जी जी जी। कि आपने हमारे साथ आप ऑनलाइन जुड़े, और दर्शकों आपको भी बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपके सहयोग से ही ये कार्यक्रम सक्सेसफुल हो पाया है। और मैं बताना चाहूंगी कि ये दोनों बुक्स अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है। एंड फॉर लेटेस्ट अपडेट्स रिगार्डिंग बुक लॉन्चेस, लिटरेरी इवेंट्स, ऑथर डिस्कशन, डू फॉलो आवर पेज ऑन फेसबुक। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट सैटरडे फिर दर्शकों, शनिवार की शाम लेखक के नाम कार्यक्रम में एक नए ऑथर के साथ। जब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे होम। थैंक यू, ठीक है, थैंक हाँ यू, गुड बाय। धन्यवाद सर आपका ना, हाँ बहुत बहुत थैंक धन्यवाद। यू, थैंक यू, नमस्ते। बाय। ओके। नमस्कार।